देश में 17 साल बाद फिर जनगणना होने जा रही है। इस बार जातियों के साथ जनगणना होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे जनगणना 2027 का नाम दिया है। जनगणना का काम 2 चरणों में पूरा होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इसके लिए इसी महीने 16 जून को एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही जनगणना प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। देश में जनगणना का काम 1 मार्च 2027 को खत्म हो जाएगा, यानी 2011 के बाद देश में 1 मार्च 2027 आबादी के आंकड़ों के लिए एक नया मानक साबित होगा। जनगणना प्रक्रिया में हर घर पहुंचकर जाति भी पूछी जाएगी। जनगणना 2 चरणों में होगी। बर्फबारी वाले राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये 1 अक्टूबर 2026 को खत्म हो जाएगी, जबकि बाकी देश में जनगणना का ये काम 1 मार्च 2027 की रात 12 बजे संपन्न हो जाएगा। हर राज्य में कर्मचारियों की उपलब्धता और मौसम के हिसाब से जनगणना प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जनगणना का काम पूरा होने के बाद परिसीमन का काम भी किया जाएगा। केंद्र ने बीती 30 अप्रैल को ही जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जातीय जनगणना की मांग उठाते रहे हैं। यूपीए की मनमोहन सरकार के दौरान 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन इन्हें कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। आखिरी बार देश में 1931 की जनगणना में जाति के आंकड़े सामने आए थे। जाति जनगणना का सीधा सा मतलब है कि देश में रहने वाले अलग अलग जाति के लोगों की गिनती होगी। इससे ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश में किस जाति के कितने लोग मौजूद हैं। जाति जनगणना से इसके स्पष्ट आंकड़े सामने आ पाएंगे। देश में आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी। नियमों के मुताबिक इसे 2021 में किया जाना था, लेकिन कोविड के कारण ऐसा नहीं हो पाया। देश में जातिगत जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों के दौर में शुरू हो गई थी। आखिरी बार पूर्ण जाति जनगणना 1931 में कराई गई थी। तभी तय हो गया था कि इसे हर 10 साल में कराया जाएगा। इसलिए अगली जनगणना साल 1941 में हुई। हालांकि इसके आंकड़े सामने नहीं रखे गए। इसके पीछे तर्क दिया गया कि जाति आधारित टेबल ही तैयार नहीं हो पाई थी। आजाद भारत की पहली जनगणना साल 1951 में हुई, हालांकि इसमें पिछड़ा वर्ग को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद साल 1961 से 2001 तक हुई जनगणना में जातियों को शामिल ही नहीं किया गया। साल 2011 में जातियों का सामाजिक, आर्थिक आंकड़े को इकट्ठा किया गया, लेकिन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया गया। इतने सालों बाद जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है, ये भी एक सवाल उठ रहा है। जातिगत जनगणना को लेकर तर्क दिया जा रहा है कि इसके जरिए पिछड़े और अति पिछड़ों के बारे में कई जानकारियां मिल सकेंगी। उनकी शैक्षणिक स्थिति के बारे में पता चलेगा। उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में स्पष्ट तस्वीर देखने को मिलेगी। ऐसे कई सवालों के जवाब मिलेंगे। जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद सरकार इन अलग अलग जाति वर्गों के लिए बेहतर पॉलिसी तैयार कर पाएगी। उनकी पर्याप्त मदद की जा सकेगी। तर्क ये भी दिया जाता है कि अभी भी देश के कई हिस्सों में जातिगत भेदभाव किया जाता है। इसलिए नए आंकड़ों से वंचित समूहों को सरकार की तरफ से मदद मिल पाएगी और भेदभाव को दूर करने की कोशिश की जा रही है। जातिगत जनगणना के पक्ष में जिस तरह कई फायदे गिनाए जाते हैं, उसी तरह इसके विरोध में भी कई तर्क दिए जाते हैं। जातिगत जनगणना का विरोध करने वालों का कहना है कि अगर इस जनगणना में ओबीसी की आबादी ज्यादा निकली तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की गई आरक्षण की सीमा पार हो जाएगी। इससे ओबीसी को भी और ज्यादा आरक्षण मिलेगा। इसके विरोध में यह भी तर्क दिया जाता है कि जनगणना होती है तो देश में जातियों का बंटवारा हो जाएगा। ये जनगणना जातिगत व्यवस्था को और मजबूत देगी। तर्क ये भी दिया गया है कि जातिगत जनगणना की जगह सरकार को व्यक्तिगत अधिकार और समान अवसर देने पर फोकस करना चाहिए। पिछली जनगणना के रिकॉर्ड को देखेंगे तो पाएंगे कि हर बार सवालों की संख्या में इजाफा हुआ है। 2001 के मुकाबले 2011 में हुई जनगणना में कई अतिरिक्त सवाल पूछे गए थे, जैसे आपका घर आपके ऑफिस से कितनी दूरी पर है। 2001 की जनगणना में नाम, जिला और राज्यों से जुड़े बेसिक सवाल पूछे गए थे।
वहीं 2011 में शख्स के गांव का नाम भी शामिल किया गया था। हर सवालों में शख्स का नाम, जेंडर, माता पिता का नाम, जन्म की तारीख, वैवाहिक स्थिति, वर्तमान और अस्थायी पता, परिवार के मुखिया का नाम, उससे संबंध भी पूछा जाएगा। ऐसे 30 सवाल इस दौरान पूछे जाएंगे।